वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए फिर बहुत दिनों बाद फिर चलते हैं हम लोग एक नया टॉपिक में। 12th बायोलॉजी चैप्टर 8 पार्ट 1 है ना। ये मानव स्वास्थ्य तथा रोग है। और आपको बता दूं कि हमारे चैनल का नाम वो चेंज हो गई है, वो है बीके गैलेक्सियन हो गई है बायोलॉजी क्लासेस से, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी क्लास के साथ साथ केमिस्ट्री क्लास भी चलते हैं, 10th 9th साइंस क्लास भी चलती है, इसलिए और बायोलॉजी क्लास को हटाना पड़ा हमें जी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आज का टॉपिक है नो ड्रामा, सीधा टॉपिक में चलते हैं कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ टॉपिक में कि रोग क्या है। सीधे इस टॉपिक में चलते हैं हम लोग है ना। रोग क्या है? तो बीमारी या रोग वह दशा है, बीमारी या रोग वह दशा है जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत विकृत मतलब देखिए, नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, और विकृत मतलब जो फैल जाता है, बिखर जाता है, उसको विकृत बोलते हैं ना। तो बीमारी या रोग वह दशा है जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है। ठीक है जी, तो उसे हम लोग कहते हैं रोग। क्या कहते हैं? रोग। तो बीमारी या रोग वह दशा है, मतलब सीधी बात यह है कि मनुष्य है, उसके जो संरचना है उसमें कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है, या तो उसे कार्य करने की शैली में भी निकलती है। आपको कभी भी रोग हुआ तो आप लोग अपने आप में महसूस करके देखे होंगे कि कभी कभी चेहरे की बनावट भी बिगड़ जाती है ना। लड़कियों का अधिकतर देखे होंगे कि जो फैशन वैसन होता है वो बंद हो जाता है ना। और कार्यात्मक रूप से मतलब वो जो कार्य करने की क्षमता जो कम हो जाती है, ये सब क्या है? रोग है। क्या है? रोग। तो टाइप्स ऑफ डिसेस के हम लोग प्रकार में चलते हैं है ना। तो डिसेस के प्रकार हमारा मुख्य रूप से देखिए क्या क्या बता रहा हूँ उसको है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, टाइप्स ऑफ डिसेस दो भागों में बांटते हैं। पहला पॉइंट है आपका उपार्जित रोग। ठीक है, उपार्जित रोग जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड डिसेस। ठीक है, सॉरी पहले जन्मजात रोग में जाएंगे है ना, तो उसके बाद ही उपार्जित रोग में जाएंगे। उपार्जित रोग को बाद में जन्मजात रोग को पहले बताएंगे, उसके बाद उपार्जित रोग में जाएंगे। ठीक है, तो जन्मजात रोग पहला है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्डेनिटल डिसेस, इसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड डिसेस। तो जन्मजात रोग क्या है, इसको मैं डिटेल लिखा नहीं हूँ, आपको मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, पढ़ के सुनिएगा, सुनकर पढ़िएगा या लिखिएगा। ठीक है, तो जन्मजात रोग वे रोग जो कि जीवों में जन्म से ही रहते हैं। ठीक है, जन्म से ही रहते हैं। ये रोग विकासीय या उपापचयी अनियमितता के कारण पैदा होती हैं। ये रोग विकासीय या उपापचयी अनियमितता के कारण पैदा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जन्मजात रोग। क्या बोलते हैं? जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग में बहुत से अनुवांशिक रोग भी होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। तो जन्मजात रोग में एक आध बताया था आपको, जैसे कि सिकलिन, हर्ष्याकार रक्त अल्पता, हर्ष्याकार रक्त अल्पता। ठीक है, ये अनुवांशिक हो सकती है। जैसे कि हीमोफीलिया ये भी हो सकती है। ठीक है, ये तो जन्मजात रोग है ना, मनुष्य में मतलब जन्म से ही होता है, उसके माता से भी हो सकती है, माता पिता से भी हो सकते हैं ये रोग। ये जन्मजात रोग है जो मतलब जीवन में जन्म से ही रहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है आपका उपार्जित रोग। कौन सा आता है? उपार्जित रोग। तो उपार्जित रोग क्या है ना, एक्वायर्ड डिसीज क्या है, तो इसका थोड़ा सा मैं डिटेल कर देता हूँ उपार्जित रोग का है ना। कि वे रोग जो कि जीवों में जन्म के बाद विभिन्न कारकों के कारण होता है, विभिन्न कारकों के कारण होता है। ठीक है, उसको उपार्जित रोग कहते हैं। क्लियर हो गई कि वे रोग जो कि जीवों में जन्म के बाद विभिन्न कारकों के कारण पैदा होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं उपार्जित रोग। क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीज ये दो भागों में बांटा गया इसको है ना। अब उपार्जित रोग के प्रकार में चलते हैं, ये भाग है ना, रोग के भाग ही है। ठीक है, अब उपार्जित रोग आ गया। अब उपार्जित रोग को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक है संक्रामक रोग, जिसको हम लोग संसर्गात्मक रोग कहते हैं, और दूसरा है असंसर्गात्मक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग क्या है भाई? सीधी बात है, वे रोग जो कि जीवित कारकों, विषाणु, जनों आदि के माध्यम से एक दूसरे में फैलते हैं, वो क्या होते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, और वे रोग जो कि किसी रोगाणु, जीवाणु आदि के माध्यम से फैलते नहीं है, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। सीधी बात है, जैसे कि सर्दी खांसी है, आजकल कोरोना ज़्यादा चल रहा है ना, मतलब ये संक्रामक रोग है।
एक प्रकार से वो क्या होता है कि चलता रहता है, ठीक है। मतलब कहा जाए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति। असंक्रामक में नहीं चलता है, जैसे कि हमारे पास रक्त अल्पता है, जैसे कि रक्त अल्पता नहीं बोल सकते हम लोग, रक्तदाब, उच्च रक्तदाब, निम्न रक्तदाब, ठीक है। वो क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे एकदम फैलता है क्या, नहीं फैलता है, तो वो असंक्रामक रोग है, ठीक है। तो ये संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ये हमारा मेन पॉइंट नहीं है, हमारा हम केवल रो रेखा जा रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा संक्रामक रोग को, फिर बांटते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ समझ आना चाहिए, है ना। संक्रामक रोग है प्रत्यक्ष संचरण, प्रत्यक्ष रूप से, और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार के रोग में रोगाणु है सीधे या प्रत्यक्ष रोगी से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है। प्रत्यक्ष रूप से ना, कि इस प्रकार के रोग में रोगाणु सीधे या प्रत्यक्ष रोगी से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है। मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास मान जाए एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति में जीवाणु है या विषाणु जो भी है, किसी रोग का जीवाणु विषाणु है, तो डायरेक्टली ये रोग विषाणु है, विषाणु डायरेक्टली इस व्यक्ति को छूने से या रक्त के संपर्क के माध्यम से इस व्यक्ति में पहुंच जाता है, वो प्रत्यक्ष चला गया। ओके। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि वे रोगजनक कुछ माध्यमिक कारकों के द्वारा मानव शरीर में पहुंचते हैं। अब देखिए, ये एक व्यक्ति था और ये दूसरा व्यक्ति था, इसमें डायरेक्टली उसका विषाणु है वो इस व्यक्ति में चला गया, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ये माध्यम है, वाहक ले जाने वाला, तो ये रोगाणु है वो इसके पास जाता है और ये पकड़ कर ले जाता है इसके पास, ये अप्रत्यक्ष है। क्या है, प्रत्यक्ष। जैसे कि मक्खी, जैसे कि हैज़ा है, हैज़ा का जो कारक है उस कारक को पकड़कर मक्खी में चला जाता है, वो कारक है, और मक्खी के माध्यम से दूसरे व्यक्ति, मतलब ये माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, माध्यमिक कारकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष संचरण। तो ये रोग कारक कुछ माध्यमिक कारकों के द्वारा मानव शरीर में पहुंचते हैं, जैसे कीट जानवर, ये वाहक होते हैं, ठीक है, वाहक के रूप में लिख देना, ठीक। तो ये कौन सा रोग है, अप्रत्यक्ष संचरण, ठीक है, ये संक्रामक रोग है। चलिए, तो हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होता है, यहाँ शुरू होता है कि पहला पॉइंट आता है कि प्रमुख संक्रामक मानव रोग, ये वाला, ठीक है, प्रमुख संक्रामक मानव रोग। तो प्रमुख संक्रामक मानव रोग में पहला नंबर का पॉइंट डालना है ए, जीवाणु द्वारा पैदा होने वाले रोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषाणु द्वारा पैदा होने वाले रोग। उसके बाद है यहाँ पर सॉरी ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ के माध्यम से वाला। उसके बाद हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस वगैरह से माध्यम से हो जाएगा, ऐसे लाइन से चलते। तो अभी इसको छोड़िए, तो चलते हैं जीवाणु द्वारा पैदा होने वाले रोग, ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा कि संक्रामक रोग क्या है ना। और हम लोग सबसे पहला पॉइंट में चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ए, डाल देना इसको, कि जीवाणुओं द्वारा पैदा होने वाले रोग। किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा पैदा होने वाले रोग, जीवाणुओं के द्वारा पैदा होने वाले रोग। तो ये सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या था, संक्रामक रोग था। और संक्रामक रोग के अंतर्गत हम लोग चलते हैं प्रमुख संक्रामक रोग में। तो प्रमुख संक्रामक रोग में पहला रोग है जीवाणुओं द्वारा पैदा होने वाले रोग। उसमें से पहला रोग है टीबी। क्या है, टीबी, है ना, तपेदिक। चलिए, तो इस रोग को महान सफ़ेद प्लेग भी कहा जाता है। प्रभावित होने वाले अंगों के आधार पर इसे फेफड़े, आंत, अस्थियां, त्वचा की टीबी के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये टीबी ऐसा चीज़ है जो कि फेफड़े में भी हो सकती है, अस्थियां में भी हो सकती है, त्वचा की टीबी भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चलता है कौन सा, फेफड़े की टीबी, है ना। तो इस रोग को सफ़ेद प्लेग भी कहा जाता है। प्रभावित होने वाले अंगों के आधार पर इसे फेफड़े, आंत, अस्थियां तथा त्वचा की टीबी के नाम से जाना जाता है। इसमें फेफड़े की टीबी अत्यधिक प्रचलित है, जो मैंने पहले बता रखी है, ठीक है। तो ये हो गया टीबी रोग, है ना। अब इस टीबी रोग के कारण देखते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण के लिए आपको जीवाणु का नाम लिखना पड़ेगा कि यह अचल जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये याद रखना। टीबी रोग किसके माध्यम से होती है बोलेंगे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है ना। दूसरा इसका कारण है कि दूषित भोजन ग्रहण करने पर रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। ये तो एक्चुअली नॉर्मल कारण है। जानवरों द्वारा भी यह रोग फैलाया जाता है, जैसे जानवरों के मांस रोगाणु विहीन किए बिना आहार में लेना। मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो इनके माध्यम से, अगर हम लोग किसी जानवर को खाते हैं अर्थात उसके मांस को खाते हैं और रोगाणु विहीन किए बिना ही, तो हमको टीबी रोग हो सकता है। चौथा, रोगी के थूक, मल, भोजन, बर्तन, कपड़ा इत्यादि द्वारा। मतलब जो रोगी हो गए हैं उसके अगर हम लोग कपड़े का यूज़ करते हैं, बर्तन का यूज़ करते हैं, या उसके थूक के आसपास वातावरण में फैली हुई है, मल फैली हुई है, तो उसके माध्यम से भी अन्य व्यक्ति को टीबी रोग हो सकता है। लक्षण देखते हैं इस टीबी रोग का। लक्षण एकदम सिंपल है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो
यह रोग ट्यूबरकुलिन नामक विषैली पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह रोगाणु मतलब कौन सा रोगाणु, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो क्या करता है, ट्यूबरकुलिन नामक विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इसके कारण बुखार, रोगी का वजन कम होने लगता है और वह कमजोर हो जाता है। रोगी को थकान लगती है, भूख ठीक से नहीं लगती है, ये इसके लक्षण है ना। ठीक है, सामान्यतः रोगी को 90 से 100 फ़ारेनहाइट तक निरंतर बुखार रहती है, खांसी आती है जो कि अत्यधिक समय तक उठती रहती है, निरंतर बार बार जुकाम होता है ना, थूक के साथ खून भी आती है। ये सबसे ज़्यादा पहचान है कि यदि बलगम के साथ आपको खून आ रही है तो लगभग टीबी के चांसेस हो सकते हैं, है ना। पांचवा था अस्थियों के क्षय रोग, मतलब जो हड्डियां उसके क्षय रोग के अंतर्गत में व्यक्तियों की अस्थियां भंगुर हो जाती है तथा रोगी अपंग हो जाता है। जीवाणु रोगी के प्रभावित अंग में छोटी छोटी ग्रंथि बनाकर रहते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 5 बस लिख देना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया टीबी रोग के बारे में। अब हम लोग चलते हैं टीबी रोग के उपचार में चलते हैं, ठीक है। तो इसकी तरह क्या है कि रोगी की छाती का एक्सरे एवं थूक का परीक्षण कराना चाहिए। तो उपचार नहीं है ना, नॉर्मली इसका उसका निदान इसको पहचानना है, ठीक है। तो उपचार में क्या लिखना आप लोग, पहला कि रोगी को स्वच्छ हवादार कमरे में रखना, ठीक है। दूसरा, रोगी की भूख को बढ़ाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना चाहिए, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में दूध, फल, अंडे आदि देना चाहिए, ठीक है। चौथा, रोगी के मल, थूक आदि को सावधानीपूर्वक नष्ट करना चाहिए ताकि ये दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना रहे। क्लियर होगी। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला रोग। अब दूसरा रोग में चलते हैं हम लोग टाइफाइड में। ये सब किसके माध्यम से हो रहा है भाई, जीवाणु के माध्यम से होने वाले रोग है ना। तो दूसरा रोग में हम लोग चलते हैं टाइफाइड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोती जीरा भी कहते हैं, है ना। हाँ, तो यह गर्मी में फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। एक्चुअली में ऐसे नहीं है कि गर्मी से ही फैलेगा, ठीक है, लेकिन अधिकतर गर्मी में फैलता है ना। संसार के सभी भागों में पाया जाता है। मोतीझरा से होने वाली मृत्यु दर को सुचिता उपाय या सूचकांक माना जाता है। मोतीझरा भी बोलते हैं हमारी तरफ से होने वाली मृत्यु दर को स्वच्छता उपायों का सूचकांक माना जाता है। मतलब कहा जाए कि जो मोतीझरा के अंतर्गत अगर मृत्यु हो जाती है ना, ठीक है, स्वच्छता उपायों का सूचकांक आया था, मतलब ये सूचक अंक है। क्या सूचक अंक है भाई, एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को मरने का सूचक अंक नहीं भाई, है ना। मतलब ये होता है कि यदि टाइफाइड एकदम नॉर्मल बीमारी है, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो 1 माह 2 माह 7 दिन में जो भी है वो कट सकती है, लेकिन यही टाइफाइड 2 से 3 बार मारती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, ये याद रखना है ना। चलिए, कारण में चलते हैं हम लोग। यह रोग सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। ये उसका कारण है। मक्खियों के कारण भी ये रोग होता है। ये फैलने में बहुत मुख्य भूमिका निभाती है ना। आगे देखते हैं, दूषित जल इस रोग को तेजी से फैलने के कारक होते हैं। दूषित जल इस रोग को तेजी से फैलाने के कारक होते हैं। दूषित जल के माध्यम से भी यह रोग हो सकते हैं। लक्षण देखते हैं टाइफाइड का। क्या टाइफाइड का लक्षण है, तो पहला लक्षण यह है कि प्रारंभ में बुखार आती है तथा कमजोरी सारे बदन में तथा शरीर में दर्द होता है। आपको एक मैं गुरु मंत्र बता देता हूँ कि यदि आपको किसी भी रोग के बारे में अधिकतर मान लो जाए आपको पता नहीं है तो आपको ये लिख देना है कि इस रोग में बुखार आती है, अधिकतर में ना, ठीक है। इस रोग में क्या आती है, बुखार आती है। सर्दी देखे तो बुखार आती है, टीबी देखे तो भी बुखार आती है, मलेरिया में भी बुखार आती है, डेंगू में भी बुखार आती है, सिर दर्द होती तो भी बुखार आती है, सर्दी खांसी में भी बुखार आती है। मतलब बुखार बहुत जगह यूज़ हो जाती है, ठीक है। अब इसमें मत बोलना कि ब्लड प्रेशर में बुखार लिख देना है। ब्लड प्रेशर में कुछ अलग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो प्रारंभ में बुखार तथा कमजोरी सारे बदन में, सिर दर्द में रहता है। बुखार 101 से 103 फ़ारेनहाइट तक रहती है। संध्या के समय रोगी का बुखार तेज हो जाता है। रोगी की नाड़ी की गति धीमी हो जाती है ना। रोगी के शरीर में चमकीले छोटे छोटे मोती के समान दाने दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं, एक्चुअली में मोती झीरा में नहीं दिखाई देता है, आपको बताता हूँ, ठीक है, और छोटी मात्रा में दिखाई देता है। मोती झीरा में कभी कभी आते हैं कि 1-2 ही आते हैं, है ना, 1-2 ही आते हैं छोटे छोटे मोती चकते। आगे, और रोग एवं बुखार के कारण रोगी के होंठ और जीभ पर पपड़ी जम जाती है। ऐसा तो होता नहीं है ज़्यादा, है ना। रोगी को कब्जे की शिकायत रहती है। रोगी की आंत सबसे अधिक प्रभावित होती है। आंतों के छेद या रक्तस्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। लगता छोटा सा बीमारी है लेकिन इसके कारण मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। उपचार में चलते हैं टाइफाइड के। तो इस रोग से बचने के लिए सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। रोगी के हवादार एवं रोशनीयुक्त कमरे में रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों को धूल एवं मक्खियों से सुरक्षित रखना चाहिए। हमेशा उबले हुए पानी पीना चाहिए, है ना। रोगी की रोकथाम के लिए TAB का टीका लगवाना चाहिए। सबसे प्रभावित जैविक औषधि के रूप में, प्रतिजैविक औषधि के रूप में हैलोजन क्लोरोमाइसिटिन
रोग रोग के उपचार हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा रोग हो गया क्लियर जीवाणु के द्वारा। अब हम चलते हैं तीसरा रोग में। तीसरा नंबर का रोग है कुष्ठ रोग, है ना। तो यह संक्रामक रोग होता है, ये भी संक्रामक है। हम लोग जितने भी पढ़ रहे हैं जीवाणुओं के माध्यम से होने वाला जो रोग है वो सब संक्रामक रोग में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। ठीक है, तो यह समाज में इसके रोगी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह रोग त्वचा शरीर के ऊतकों एवं तंत्रिका तंत्र में होने वाले संक्रामक रोग है। मतलब शरीर के जो ऊतक होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं, उसमें होने वाला ये रोग है, कुष्ठ रोग है वो। ठीक है, इसका अंतिम परिणाम खतरनाक ही दयनीय होता है। बोलते हैं कि शरीर का जो अंग है वो गल गल के नष्ट होने लगती है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं कुष्ठ रोग के कारण। टीबी रोग के कारण कौन था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, और इसमें भी माइकोबैक्टीरियम नाम आएगा, लेकिन इसमें लेप्री आ जाएगा। तो यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के माध्यम से होती है। यह रोगी के साथ अधिक समय तक संपर्क में रहने से फैलने का खतरा रहता है। मतलब रोगी व्यक्ति के संपर्क में, ठीक है, कुष्ठ रोग के संपर्क अत्यधिक संपर्क में रहेंगे तो हो सकता है ना। चलिए, इस रोग का ग्रहण ग्रहता की गर्मी या गर्म जलवायु एवं निर्धनता हो सकती है। अब ये निर्धनता का मतलब ये जुड़ा हुआ है जरूर, लेकिन एक्चुअली में जो शुद्ध वातावरण या अर्थात साफ स्वच्छ स्थिति में ही ये रोग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस रोग का कारण ग्रहता की गर्मी या गर्म जलवायु हो सकती है। ठीक है, लक्षण, तो सबसे पहला कुष्ठ रोग का लक्षण देखते हैं हम लोग। त्वचा में थोड़ा सा व्हाइट दाग होने लगती है, ये भी याद रखना। जीवाणु के संक्रमण के पश्चात सर्वप्रथम त्वचा का रंग परिवर्तित हो जाता है। त्वचा पर चकते एवं सल्की त्वचा होना, उस भार में अल्सर होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, संक्रमित स्थानों की संवेदनशीलता समती, मतलब सबसे बड़ा पहचान कुष्ठ रोग की क्या है कि यदि किसी स्थान पर आपका त्वचा पर सफ़ेद दाग होते हैं और उस त्वचा को यदि किसी सुई के माध्यम से चुभोया जाता है तो उसको दर्द का एहसास नहीं होता है, अर्थात संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है तथा संक्रमित स्थान पर स्पर्श ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो ये कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग है। रोगी के मुंह एवं संक्रमित स्थान की त्वचा मोटी हो जाती है। इस रोग का अंतिम चरण बहुत भयानक होता है। संक्रमित भाग धीरे धीरे सड़ कर अलग होना प्रारंभ हो जाता है। नाक, चेहरा, हाथ पैर विकृत हो जाते हैं। मैंने शुरू में बताया था आपको। उपचार में चलते हैं। रोगी को पृथक रखकर इलाज करना चाहिए। रोगी को कुष्ठ रोग चिकित्सालय में भर्ती कराना चाहिए। ये तो पहली बात है। इसके रोगी की सूचना कुष्ठ निवारण केंद्र को देकर उचित इलाज करवाना चाहिए। तो कराएंगे ही, इसको लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। रोगी को स्वच्छ एवं साफ वातावरण स्थानों में रखना चाहिए। रोगी के वस्त्र, बर्तनों एवं अन्य वस्तुओं को किसी को छूने ना प्रयोग करना देना चाहिए। रोगी के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, हम तो करते ही हैं। हाँ, मतलब करते हैं, मतलब किसी को हो जाएगा तो करेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। अभी तो किसी भगवान करे मत हो। हाँ, चलिए, तो हम लोग जो रोग है जो आगे का जो रोग है वो चौथा नंबर का रोग है, वो है हैजा। चौथा नंबर का रोग क्या नाम है इसका? हैजा। तो हैजा के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर हैजा के बारे में नहीं किया। अब सीधा हम लोग चलते हैं चौथा। क्यों मैं पुस्तक बेस से जा रहा हूँ ना, क्योंकि पुस्तक में जो पॉइंट दिया गया है उसके हिसाब से जा रहा हूँ, है ना। तो चौथा नंबर में कौन आएगा? हैजा आएगा। तो हम लोग चौथा का नहीं देख रहे हैं, हम लोग पाँचवा देखते हैं, डिप्थीरिया, है ना। डिप्थीरिया क्या है? तो यह छोटे बच्चों में होता है। सामान्यतः 3 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक होता है, लेकिन वयस्क मनुष्य में भी हो सकता है। यह रोग क्षणाकार कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, याद रखिएगा, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु के माध्यम से होता है। ठीक है, कारण लक्षण देखते हैं। जीवाणु गले में एक सफ़ेद मटमैले रंग की झिल्ली बना देती हैं गले में ना। यह आगे चलकर इतनी बढ़ जाती है कि वायु मार्ग बंद ही हो जाता है। गले की नसें फूल जाती है। स्वर यंत्र, नेत्र, योनि मार्ग में भी इस रोग की झिल्ली बन जाती है ना। और इस जीवाणु के विषैले पदार्थ के कारण तेज बुखार होता है, और इससे गले में झिल्ली का रोगी भोजन नहीं कर पाता है। हृदय तथा तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचती है। ठीक है, ये डिप्थीरिया है। रोगी को तुरंत अलग कर देना चाहिए। रोगी को एंटीसीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में ही टीके लगवा देना चाहिए। ये रोग के पहले टीके की बात कर रहे हैं ना। इसके रोकथाम के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। पेनिसिलिन प्रतिजैविक का उपयोग यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या डिप्थीरिया। मैं ज़्यादा कुछ समझाना, क्योंकि अब क्या इसको समझाने के लिए अभी रोगी को तुरंत अलग कर देना चाहिए, इसको क्या समझाया जाए।
आपको पढ़ना है और लिखना है, सीधी बात है ना। आगे हम लोग चलते हैं डिप्थीरिया के जस्ट बाद हम लोग चलते हैं टिटनस, जिसको हम लोग बोलते हैं धनुष टंकार। ये 6वां नंबर का है, ठीक, जिसमें मैंने चौथा को छोड़ा है, आप याद रखिएगा, पुस्तक से देख लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं 6वां नंबर के रोग में, धनुष टंकार, टेटनस। यह एक खतरनाक रोग है। खतरनाक तो सब व्यक्ति भी होते हैं, रोग कैसे नहीं होगा, है ना। तो जिसमें रोगी की मौत भी हो सकती है। इसमें आहार नाल को कोई हानि नहीं होती है। अच्छा, मतलब ये आहार नाल से संबंधित नहीं है ना। इसके जीवाणु घोड़े तथा अन्य पशुओं पर सामान्य रूप से पाए जाते हैं, पर इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। मतलब सीधी बात है, ये टिटनस ऐसा रोग है जिसमें मृत्यु भी हो सकती है। और इनके जो जीवाणु हैं, वे घोड़े हैं, पशुएं हैं, इन सब में समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन उसको कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। ये अधिकतर बच्चों को तो याद रखना, टिटनेस का टीका लगता है बचपन में, है ना। कारण देखते हैं, इसका कारण है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। यह क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है ना। आगे चलते हैं हम लोग। जब हमारे शरीर में चोट लगती है और घाव बनता है, तो इस रोग के जीवाणु जो धूल और गोबर में समान रूप से पाए जाते हैं, इस घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कई जन क्या होता है कि जब लग जाता है किसी व्यक्ति का जो हाथ वगैरह है, तो उसमें गोबर लगा देते हैं। वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, गोबर लगाने का नहीं है ना। तो लक्षण, इस रोग के पेशियों का संकीर्ण होता है। गर्दन तथा जबड़े की पेशियां तेज संकुचित हो जाती है ना, सिकुड़ जाती है जी। रोगी की अंतिम अवस्था में शरीर में तेज दर्द होता है और शरीर ऐंठने लगता है। इस रोग में श्वसन पेशी की सिकुड़ने लगती है, श्वसन पेशी, जिससे श्वसन क्रिया बंद होती है और रोगी की मृत्यु हो सकती है। उपचार देखते हैं। अनिवार्य चोट लगने पर अनिवार्य रूप से एटीएस, एंटीटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। बच्चे को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। पर्टूरिस टिटनेस बोलते हैं इसको, ठीक है, डिप्थीरिया पर्टूरिस टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस ऐसे बोलते हैं इसका पूरा नाम। डीपीटी का पूरा नाम आएगा तो लिख लेना, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। चलिए, तो ये हो गया आपके पास 6वां नंबर का रोग, निमोनिया, सॉरी 6वां नंबर का नहीं, हाँ 6वां नंबर का रोग, ठीक है। और हम लोग चलते हैं अब 7वां नंबर के रोग में। तो 7वां नंबर का जो रोग है, 7वां नंबर का जो रोग है वो है प्लेग। क्या है? प्लेग। तो 7वां नंबर के रोग को मैं नहीं बताऊंगा। प्लेग के बारे में अगर जानकारी हो तो आप नेट सर्च कर लीजिए, जानकारी ना हो तो नेट सर्च कर लीजिए, है ना। तो आगे हम लोग 7 के बाद 8वां नंबर की बीमारी में चलते हैं, वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, यह रोग मनुष्य में हर उम्र के व्यक्ति में पाया जाता है। यह ठंडे वातावरण स्थान में ज़्यादा पाया जाता है। यह संक्रमणशील रोग है। चलिए, तो यहाँ किसके माध्यम से होता है? ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी के माध्यम से होता है। टीबी के रोगी कौन है? टीबी कारक कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और कुष्ठ का माइकोबैक्टीरियम लेप्री। टिटनस का क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। डिप्थीरिया का कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, ऐसा बहुत सारे याद रखना है ना। और ये क्या है? टिटनस का है, क्लास्ट्रीडियम सॉरी निमोनिया का है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, है ना। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, लक्षण देखते हैं। इसमें फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है तथा संक्रमण के कारण फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। रोगी को तेज बुखार आता है। उपचार, रोगी के उपचार हो तो योग्य चिकित्सक को दिखाकर प्रतिजैविक दवा लेनी चाहिए, एंटीबायोटिक लेना चाहिए, ठंडी स्थानों में नहीं रहना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ये तो सब जानते ही हम लोग, है ना, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 8वां नंबर का रोग। 9वां नंबर का रोग है वो है 9वां नंबर का रोग है वो है कुकुर खांसी, जिसको बोलते हैं काली खांसी बोलते हैं। ठीक है, इसको नहीं बताऊंगा मैं। 10वां नंबर का रोग आता है, उसका नाम है गोनेरिया। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, थोड़ा सा बताया था गोनेरिया के बारे में। गोनोरिया, ठीक है, ये ऐसा बीमारी है।
और इसका रोगी का कारक कौन है? निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी। चलिए इसको आप लोग देख लेना, पुस्तक में दिखेगा आपको, ठीक है। आगे हम चलते हैं सिफिलिस में। 11 नंबर का रोग है, उसका नाम है सिफिलिस, उपदंश। तो यह घातक संक्रामक रोग है जिसका प्रभाव संतानों पर भी पड़ता है। यहाँ भी यौन रोग है। यौन रोग मतलब होता है यौन क्रिया के फलस्वरूप होने वाली रोग, है ना। इस रोगों की सही पहचान करने के लिए रक्त का परीक्षण अनिवार्य है। कारण में चलते हैं। यह रोग ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होती है। संभोग के कारण फैलता है, मैथुन बोलते हैं इसको। यह संभोग करते वक्त शिश्न के अग्रभाग से शरीर में प्रवेश करता है ना। लक्षण देख लेते हैं। पहली अवस्था में मैथुनांगों के शीर्ष पर घाव पड़ जाता है, जो मनुष्य के नर जनांग है और मादा जनांग है, उसमें घाव पड़ जाता है। दूसरी अवस्था में शरीर की त्वचा में दाने हो जाते हैं और शरीर कमजोरी में रक्त की कमी हो जाती है। तीसरी अवस्था में उपयुक्त लक्षण मिट जाते हैं, मगर रोग के जीवाणु रक्त में मौजूद रहते हैं और अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर संक्रमित करते रहते हैं। अतः रक्त परीक्षण अनिवार्य है। रोग की अंतिम अवस्था में व्यक्ति पागल भी हो सकता है, ठीक। उपचार। रोगी को सहवास नहीं करना चाहिए। यौन रोगों से विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए तथा उन्हीं की सलाह पर सिफेलोस्पेरिन नामक प्रतिजैविक का यूज़ किया जाना चाहिए। तभी हम लोग जितने भी पढ़ रहे थे वो सब संक्रामक रोग था, और किसके माध्यम से होने वाला रोग था? जीवाणु के माध्यम से होने वाला रोग था। अब फिर संक्रामक रोग ही पढ़ेंगे, लेकिन विषाणु के माध्यम से होने वाला संक्रामक रोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो विषाणु द्वारा पैदा होने वाले रोग में है, तो पहला नंबर का रोग आता है, वो आता है खसरा। यह बच्चों में होने वाला संक्रामक रोग है। यह रोग 10 वर्ष की उम्र से कम के बच्चों में अधिक होता है। यह पॉलिनोमा मॉर्बिलोरम नामक विषाणु के द्वारा होता है। अब जितना भी लिखेंगे हम लोग विषाणु के बारे में बोलेंगे, है ना। लक्षण देखते हैं। रोगग्रस्त बच्चे की त्वचा में छोटी छोटी फुंसियाँ या छोटी छोटी लाल रंग के दाने निकल आते हैं। मूत्र लाल दिखाई देते हैं, ज्वर आता है। सूजन के कारण रक्त स्त्राव निकलता है ना। ज्वर 102 से 103 फ़ारेनहाइट तक होती है। छींक व खांसी आती है बहुत ज़्यादा, है ना। उपचार। बच्चों को खसरे का टीका लगाना चाहिए। रोगी को हवा एवं ठंड से बचाना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम दे। बच्चे को ठंड भोजन, काजू किशमिश खवाए भी है कि नहीं, खिलाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर के रोग में। तो दूसरा नंबर के रोग में आता है छोटी माता। कौन सा आता है? छोटी माता। तो इसको भी आप लोग पुस्तक से पढ़िए, छोटी माता, ठीक। विषाणु के माध्यम से दूसरा रोग। अब तीसरा रोग में चलते हैं, पोलियो। इसे पोलियोमाइलाइटिस भी कहते हैं। यह सबसे प्राचीन संक्रामक बीमारी है। इसका विषाणु सबसे छोटा होता है, जिसे पोलियो विषाणु कहा जाता है। कारण। यह रोग पोलियो विषाणु के कारण होती है। यह विषाणु जल तथा भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। मक्खियाँ भी इस रोग के विषाणु को फैलाने की कारक होती है, पोलियो रोग के, ठीक है। लक्षण देखते हैं। इसलिए पोलियो का जो ड्रॉप है उसको पिलाना चाहिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मेरुरज्जु को हानि पहुंचाती है। इसकी कोशिकाओं को नष्ट करती है। शरीर की पेशियों में संक्रमण होती है, जिससे पेशियां कार्य करना बंद कर देती है। शरीर के विभिन्न अंगों को लकवा हो जाता है। लकवा मतलब उसके अंगों का ठीक से कार्य करना बंद हो जाता है। रोगी की गर्दन कड़ी हो जाती है और घुमाने में दर्द होता है। चलिए उपचार। पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन का मुख्य ड्रॉप लेना चाहिए। पोलियो 2 बूंद जिंदगी के लिए वाला बोलते हैं ना, वही वाला, है ना। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना चाहिए, है ना। चलिए तो ये पोलियो हो गया आपके पास रोग नंबर 3। और रोग नंबर 4 में आता है रेबीज, ठीक है। रेबीज विषाणु ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। और 5वां रोग में आएगा बड़ी माता, है ना। अब 6वां रोग में आएगा इन्फ्लुएंजा। सब रोग के बारे में कहाँ बताते रहेंगे, ठीक है। तो यह संक्रामक रोग है जो कि सामान्यतः सर्दी में होता है। यह माइकोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजी, देखिए माइक्रोबैक्टीरियम 3 बार यूज हो गया। टीबी के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और कुष्ठ के लिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, और इन्फ्लुएंजा के लिए माइक्रोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजी है, ठीक है। तो माइक्रोबैक्टीरियम इन्फ्लुएंजी के कारण होता है। लक्षण देखें। रोगी के नाक में पानी बहता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। पानी बहता है मतलब साथ में रुमाल पकड़ना एकदम जरूरी है ना। दूसरा, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर में ऐंठन होती है।
ठीक, उपचार में चलते हैं। उपचार में चलते हैं कि योग्य चिकित्सक को दिखवाकर औषधि लेना चाहिए, ये तो करेंगे ही ना। झोला छाप डॉक्टर के पास पहले जाते हैं सबसे पहले तो, है ना। जैसे कि झोला छाप नहीं बोलते हैं उसको, BMS बोलते हैं। उसके बाद BMS के बाद आप लोग जाते हो बड़े क्लास में, है ना। कोल्ड्रिन, पेंजॉन, सेटिजिन, कोल्डरिन, पेंजॉन, सेटिजिन आदि औषधि फायदा देती है इस रोग के लिए, ठीक है। तो जितने भी रोग पढ़े थे अभी, क्या पढ़े थे हम लोग, विषाणु के माध्यम से होने वाले रोग, ठीक है। विषाणु के माध्यम से होने वाले रोग है, तो ये क्लियर हो गया आपको। कहाँ तक, इन्फ्लुएंजा 6वां नंबर का रोग। 7वां नंबर का रोग में आता है कर्णफेर, उसको भी देख लीजिएगा। 7वां नंबर के रोग में आएगा कर्णफेर। और 8वां में आएगा डेंगू, डेंगू बहुत चलता है, उसको भी देख लेना। और 9वां नंबर के आएंगे चिकनगुनिया, ठीक है। तो ये 9 रोग हो जाएंगे विषाणु के माध्यम से। अब हम लोग चलते हैं प्रोटोजोआ के माध्यम से होने वाले रोग, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के माध्यम से होने वाले रोग में पहला आता है अमीबियासिस। यह आहार नाल को प्रभावित करती है, इसे अमीबिया पेचिस भी कहते हैं। ये मनुष्य के आहार नाल में परजीवी, इसके देखिए यहाँ पर क्या आता है, ये मनुष्य के आहार नाल में परजीवी, ये परजीवी मनुष्य के आहार नाल में जीवन यापन करता है, ऐसे लिखेंगे, अलग अलग दे दिए पुस्तक में, है ना। ये मनुष्य के आहार नाल में परजीवी जीवन यापन करते हैं, या ये परजीवी मनुष्य के आहार नाल में जीवन यापन करते हैं और अमीबियासिस नामक रोग पैदा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कारण, अमीबियासिस का कारण। तो यहाँ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर आप लोग जीवाणु विषाणु मत दिखेगा, ये प्रोटोजोआ है ना, ठीक, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ना। संक्रमित भोजन एवं घरेलू मक्खी भी इस रोग को फैलाने के कारक हो सकते हैं। लक्षण देखते हैं, तीव्र दुर्गंध युक्त एवं किण्वित मल का त्याग, यूरिन है वो बहुत ही दुर्गंध युक्त हो जाती है। श्लेष्म युक्त एवं रक्त युक्त पेचिस का होना, बार बार दस्त होना, आंख में काला धब्बा बन जाना, पेट में ऐंठन होती है और शरीर कमजोर हो जाती है। उपचार, स्वच्छ एवं जल का भोजन, स्वच्छ एवं साफ एवं स्वच्छ जल एवं भोजन का यूज़ करना चाहिए। पोटेशियम मैग्नेट के से धोकर सब्जी का उपयोग करना चाहिए। फ्लूमैजिलिन, एमेटिन, मेट्रोनिडेलोज आदि औषधि इस रोग के लिए क्या है, उपयोगी हैं। आगे ये पहला रोग तो क्लियर हो गया, अमीबियासिस। दूसरा रोग है अतिसार। तो दूसरा रोग को नहीं बताऊंगा मैं, सीधा हम लोग चलते हैं तीसरा रोग में, मलेरिया। मलेरिया संसार के लगभग सभी जगहों में पाई जाती है। यहाँ ज़्यादा अधिकतर अगस्त से अक्टूबर के माह में पाई जाती है, इसी माह में पाई जाते हैं, मतलब अच्छा अभी नवंबर चल रहा है। हाँ, कारण, यह मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। देखिए महिला, ये महिला वर्ग दुखदायी होता चाहिए, है ना। देखा, अभी महिला वर्ग बोला और देखो थोड़ा सा स्क्रीन बिगड़ गया था ना, यही कारण है। तो यह मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनीफिलीज मच्छर के लार में परजीवी पाई जाती हैं, जो मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी की 4 प्रजातियों के द्वारा होती हैं। जो मलेरिया ये एक चीज़ बताऊँ तो 11वीं में आप लोग पढ़े होंगे कि प्लाज्मोडियम मनुष्य के आंत में ही पाई जाती है, शरीर में ही पाई जाती है ना। लेकिन वो उस समय वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होती, लेकिन जब मादा एनीफिलीज मच्छर काटती है तो उसके मादा एनीफिलीज मच्छर के शरीर में जाती है प्लाज्मोडियम, उसके बाद वो हानिकारक हो जाती है, वापस फिर आती है तब, है ना। तो प्लाज्मोडियम के 4 प्रजाति देखिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो मैं इसको याद करने का तरीका बताया था आपको, है ना, कैसे याद कर रहे हैं। ओम फैंसी वाच, ओम फैंसी वॉच, मतलब ओम नाम का एक व्यक्ति, उसका जो फैंसी वॉच है, मतलब फैंसी वॉच का दुकान है, मतलब वॉच मतलब घड़ी का दुकान है। तो आपको पीछे जा रहे हैं, ओवेल को देखो, ओवेल, ओवेल मतलब ओम, ठीक है। ओ से ओवेल हो गया, म से मलेरी, ओम लिखा हूँ उसका मतलब समझ आया। ओ से ओवेल, म से मलेरी, ओम हो गया।
फ से फैल्सीफेराल, फ से फैंसी लिखा है, फैंसी, तो फैंसी का मतलब फैल्सीफेराल। और व से वाच से वाइवेक्स, ओम फैंसी वाच याद रखो। तो ओ से ओवेल, म से मलेरी, फ से फैल्सीसेरम और व से वाइवेक्स, फैल्सीसेरम और फैल्सीफेरम और व से वाइवेक्स, इस तरह से याद कर लेना। ठीक, चलिए। मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम के जीवाणु मनुष्य के रुधिर में होते हुए, मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम के जो परजीवी मनुष्य के रुधिर से होते हुए लीवर में जाते हैं और मनुष्य में मलेरिया उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए, ये इसका जीवन चक्र बताइए, इसको छोड़ो। लक्षण देखते हैं मलेरिया के। ठंड देकर बुखार आता है, मतलब कभी आती है जब इसकी बुखार आती है। मलेरिया बुखार का आक्रमण प्रतिदिन तीसरे दिन या 2 दिन को छोड़कर होता है। एक दिन छोड़ता है, दूसरा दिन फिर एकदम खतरनाक हो जाता है ना। सारे शरीर में दर्द या मकड़ान होती है, लीवर या प्लीहा में सूजन आ जाती है। इसका उपचार देखें तो भारत में मलेरिया नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना बनाई गई है। उपचार में क्या है, नियंत्रण क्या है, वयस्क मच्छरों को मार देना चाहिए मिट्टी तेल डाल के, या तो गंबूजा मछली छोड़ देना चाहिए। उपचार में आप लोग मैक्रोपिन, कुनैन आदि दवा का यूज़ करना चाहिए। तो ये 3 हो गया प्रोटोजोआ के माध्यम से होने वाले जितने भी रोग है वो। अब हम लोग चौथा नंबर चलते हैं, हेलमिंथिस द्वारा होने वाले रोग, हेलमिंथिस के द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, टीनियासिस। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, टीनिया है परजीवी मनुष्य के, उसको छोड़ो। टीनियासिस से प्लेटी हेलमिंथिस के माध्यम से होने वाला रोग है ना। दूसरा रोग में चलते हैं हम लोग, फाइलेरियासिस। इसको भी छोड़ो, फाइलेरियासिस। अब तीसरा चलते हैं हम लोग, एस्केरियासिस। ये रोग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्केरियासिस, यह आंत का रोग है। यह आंत के अलावा यकृत, फेफड़े, हृदय को भी संक्रमित करती है, जो एस्केरियासिस है वो, है ना। यह रोग एस्केरिसिस लुब्रिकाइट्स, एस्केरिस लुम्ब्रिकाइट्स नामक कृमि के माध्यम से होता है, मतलब प्लेटी हेलमिंथिस के माध्यम से होता है। हेलमिंथिस के द्वारा होने वाले रोग पढ़ रहे हैं हम लोग ना, ठीक है। तो ये रोग एस्केरिस लुम्ब्रिकाइट्स नामक कृमि के माध्यम से होता है। यह रोग संक्रमित खाने पीने के सामान से भी होता है, दूषित पानी से भी होता है। लक्षण देखते हैं, पेट में तेज दर्द होता है, बेचैनी महसूस होती है, हल्के ज्वर की शिकायत रहती है तथा वृद्धि रुक जाती है, एवं एपेंडिसाइटिक अतिसार भी होता है। ठीक है, कभी कभी मस्तिष्क एवं गुर्दे में भी इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अनिद्रा, उल्टी, घबराहट, बेचैनी आदि इसके बहुत सारे लक्षण हैं। उपचार क्या है, स्वच्छता ही इस रोग का प्रथम उपचार है। अच्छा, और क्या उपचार है, सड़ी गली सब्जी, फल, दूषित जल के प्रयोग से बचना चाहिए। भोजन के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए, भोजन खाने के पूर्व, है ना। खाने के बाद भी धो लेना, बिना धोए थोड़ी जाएंगे कहीं। हाँ, पैराइजिन साइट्रेट, पैराइजिन फास्फेट कृमि मारने की अच्छी दवा है। इसके अलावा मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल सबसे यूज़फुल है। एल्बेंडाजोल एवं पैराइंटेल पमोइट इस रोग का उपचार होता है, इससे इस रोग से कोई आता है। सब्जियों फल हमेशा धोकर यूज़ करना चाहिए, तो सब जानते ही हैं। ये 3 रोग हो गए किसके माध्यम से, हेलमिंथिस, जिसमें से मैंने 2 रोग को नहीं बताई है, ठीक है। तो ये सब किसके माध्यम से होता है, हेलमिंथिस के माध्यम से होने वाले रोग है, कृमि के माध्यम से होने वाले रोग है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, हमारा सबसे पहला पॉइंट था प्रमुख संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग में प्रमुख संक्रामक रोग गए थे, मानव रोग। तो संक्रामक रोग में जीवाणुओं के माध्यम से होने वाला रोग, विषाणु के माध्यम से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ के माध्यम से होने वाला रोग, और चौथा हम लोग पढ़े हेलमिंथिस के माध्यम से होने वाले रोग। तो हमारा ये जो संक्रामक रोग है वो खत्म हो गया। अब हम चलते हैं असंक्रामक रोग, जो फैलता नहीं है, ठीक है। असंक्रामक रोग या असंसर्गात्मक रोग बोलेंगे उसी को, ठीक है ना। यह रोग संक्रामक रोग की तुलना में कम खतरनाक है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग चलते हैं, मैं रोग को ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं। हीनता जन्य रोग,
यह रोग पोषक पदार्थ की कमी के कारण मानव शरीर में उत्पन्न होती है। मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले हीनताजन्य रोग प्रमुख निम्नलिखित है। तो मतलब जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ना मनुष्य में, ये हीनताजन्य किसी रोग का नाम नहीं है ना, याद रखना। मतलब ये हीनताजन्य रोग बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हीनताजन्य रोग क्या है ऐसे मत पूछ देना, ठीक है। मतलब ये रोग का नाम नहीं है, ये रोग के प्रकार, एक प्रकार से हीनताजन्य रोग। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्वासियोरकर, है ना। तो यह रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होती है। बच्चे में इस रोग के प्रमुख लक्षण वृद्धि में रुकावट, पतले दुबले पैर, वजन में कमी तथा रक्त की कमी आदि आती है क्वासियोरकर रोग में, ठीक है। मारास्मस ये भी रोग है। यह रोग प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होती है। इस रोग के प्रमुख लक्षण है वृद्धि में कमी। अधिकतर मैं बताता हूँ कि जितने भी हम लोग हीनताजन्य रोग पढ़ेंगे, जितने भी हीनताजन्य, उसमें सब आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, वृद्धि में कमी, वृद्धि में कमी या वृद्धि में वृद्धि, बस यही है ना। तो यह रोग प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होती है। इस रोग के प्रमुख लक्षण है वृद्धि में कमी, पेशियों का विकास कम होना तथा बंदर जैसा चेहरा हो जाता है, बेंद्रा टाइप से। हाँ, रतौंधी सन 65 की बात है, मेरे को भी नहीं दिखता था रात को, तो मैं चेक करवाया, रतौंधी हो सकता है क्या, तो नहीं हुआ। इससे बहुत सारे बच्चे खुश हो गए, टेंशन भी हो गया 2-3 दिन। तो यह रोग विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें व्यक्ति को शाम के बाद ठीक से दिखाई नहीं देता है। तो शाम को तो किसी को भी नहीं दिखाई देता जी, अगर लाइट बरे ना तो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बेरी रोग। यह रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। इस रोग में तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है तथा लकवा भी हो सकती है। इस रोग के प्रमुख लक्षण वजन की कमी होना, पाचन तंत्र का बिगड़ना, कमजोरी आना तथा वृद्धि में रुकावट आती है, ठीक। पिलेग्रा इसको छोड़ो, स्कारवी रोग में चलते हैं। यह रोग विटामिन C की कमी से होती है। इसमें रक्त का स्त्राव बंद नहीं होता तथा रोग पीड़ित से व्यक्ति के शरीर के घाव जल्दी भर नहीं पाता। मतलब सी की कमी होती है, विटामिन C की कमी होती है, तो शरीर में जब चोट वगैरह लग जाती है तो रक्त में स्त्राव रुकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं रिकेट्स। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। यह मुख्यतः हड्डी का रोग है। विटामिन डी हड्डी की मजबूती के लिए आवश्यक होती है। इस रोग में हड्डी कमजोर हो जाती है तथा दांतों का विकास कम ठीक से होता है रिकेट्स में, ठीक है। लोपर रोग की भी छोड़िए, अब हम लोग सीधा चलते हैं अन्य, सॉरी लोपर रोग मतलब ये रोग का नाम, सॉरी पीछे जाते हैं थोड़ा से, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये रिकेट्स तक खत्म हुआ था। ये सब कौन सा रोग था? हीनताजन्य रोग था, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंट चलेगा, दूसरा नंबर का पॉइंट है प्रतिस्थापनीय या लोपाना रोग, ठीक है। रोग का नाम नहीं है, ये पॉइंट है, प्रकार है, ठीक है ना। मतलब ये किसी भी विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है। ये क्या है कि किसी भी शरीर के अंगों के ठीक से कार्य न करने के फलस्वरूप होने वाले रोग है। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापनीय या लोपाना रोग। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं हृदय रोग, दिल का रोग बोलते हैं। और अधिकतर देखना कि दिल के दौरे लड़कों को ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि लड़के के पास ही दिल होता है ना। दिलदार व्यक्ति होते हैं, सबके वो करने होते हैं, क्या बोलते हैं, फिक्र करने वाले होते हैं। चलिए हृदय रोग। तो हृदय समस्त जीवों का महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा, बिना हृदय के कोई भी जीवन 1 सेकंड भी जीवित नहीं सकता। ये सब थोड़ा आप चीज़ को लिखना नहीं है आपको, है ना। सीधा हम लोग चलते हैं आर्टेरोस्क्लेरोसिस। यह हृदय की कोरोनरी धमनी से संबंधित रोग है। इस रोग में धमनी की दीवार में कोलेस्ट्रॉल अथवा कैल्शियम जम जाती है। मतलब जो हृदय होती है, उसकी जो धमनी होती है, धमनी की जो दीवार होती है, उस दीवार में ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, फैट एक प्रकार से, है ना। तथा धमनी की गुहा सक्रिय हो जाती है। ये गीतांजलि के यहाँ जाना है, फिर सक्रिय हो जाएगा, है ना। तो वो वाला सक्रिय नहीं है ना। सक्रिय मतलब क्या होता है कि ये जो पाइप है ये पूरा ऐसे वाला सक्रिय हो जाती है, ठीक है। तथा इस पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है।
रक्त का दबाव इतना बढ़ता है कि धमनियाँ फट जाती है। अब मर गए आदमी, धमनी फटेगा तो बचेगा थोड़ी। रक्त का दबाव इतना बढ़ जाता है कि धमनियाँ फट जाती है और रक्त बाहर ऊतकों में फैलने लगता है। यही क्रिया जब मनुष्य के मस्तिष्क में होता है तो इसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। मतलब मनुष्य के जो मस्तिष्क, उसमें बहुत सारे नसें होती हैं। उस नशे में कोई एक नस फट जाती है ना, तो उसमें से जो रक्त है पूरा उसके ऊतक में चला जाता है, पूरे मस्तिष्क में चला जाता है, लीक होने लगती है, तब ब्रेन हेमरेज हो जाती है ना, जिससे शरीर को लकवा मार जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए, ऐसे मृत्यु वाला मज़ा नहीं आता पढ़ने में। उच्च तथा निम्न रक्तदाब। जब मनुष्य के धमनी की दीवार मोटी हो जाती है तथा बीच की गुहा कम हो जाती है, तब हृदय का संकुचन के रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए बहुत अधिक प्रभावशाली होना होता है। मतलब जब धमनी की जो दीवार होती है वो सक्रिय हो जाती है, मतलब कहा जाए थोड़ा सा कम हो जाती है उसके बीच की गुहा, तब वो धमनी है वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंग तक जो रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है, उसमें ना अधिक प्रभावशाली होना पड़ता है, जिससे रक्त का दाब बढ़ जाता है। इसे उच्च रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, यह मोटापा, धूम्रपान, मानसिक तनाव, अधिक श्रम, असंतुलित भोजन आदि के कारण होता है। लेकिन जब हृदय रक्त को किन्हीं कारणों से बलपूर्वक धमनियों में नहीं भेज पाता, ठीक है, जब हृदय रक्त को किन्हीं कारणों से बलपूर्वक धमनी में नहीं भेज पाता, तब रक्त का दाब कम हो जाता है, जिसे निम्न रक्तदाब कहते हैं। यहाँ रक्त की कमी, कमजोरी, थकान आदि के कारण होती है। दोनों स्थितियाँ खतरनाक होती हैं। ये नॉर्मल है, आपको घर में किसी भी डॉक्टर से पूछोगे तो बता देगा। इसको छोड़िए सा को, इसको भी छोड़िए, आगे चलते हैं मधुमेह में। ये पहला रोग के अंतर्गत था ये, ठीक है। किसके अंतर्गत था? पहला रोग कौन सा था आपका? हृदय रोग। हृदय रोग के अंतर्गत ये सब था। अब हम चलते हैं दूसरा रोग में, मधुमेह में। यह रोग अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की दूषित संक्रियाओं के कारण होता है। ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं याद रखना है ना, ठीक है। ये अग्नाशय से बारे में बात कर रहे हैं। अग्नाशय देखे होंगे, ठीक है। कहाँ पास? जो आमाशय होता है, अच्छा, जो आंत होती है, आंत आंत के जस्ट ऊपर में होता है अग्नाशय, ठीक है। झुर्रीदारी इसकी संरचना होती है। तो यह रोग अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की दूषित संक्रिया के कारण होती है। ये दीपिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती हैं। इंसुलिन का कार्य ये है कि ये ना इंसुलिन की उपस्थिति में शरीर में जितने भी शर्करा पदार्थ आती है उसको क्या करता है, पाचन करने का कार्य करता है। जब इंसुलिन ही नहीं बनता है तो पाचन की क्रिया, मतलब किसकी पाचन की क्रिया? शक्कर के पाचन की क्रिया नहीं हो पाती है और वो यूरिन के साथ बाहर आने लगती है, ठीक है। तो फिर से देखिए कि यह रोग अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की दूसरी संक्रियाओं के कारण होता है। ये दीपिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाती हैं जो शर्करा को उपापचय को नियंत्रित करता है। जब दीपिकाओं की कोशिकाएं कम सक्रियता के कारण पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती है, तब शर्करा उपापचय न होने के कारण किडनी रक्त में उपस्थित शर्करा को छान कर अलग करता है ना। रक्त किडनी है वो रक्त में उपस्थित जो शर्करा उसको क्या कर देता है, छान देता है, क्योंकि इंसुलिन तो बन ही नहीं पा रहा है, मतलब उसका उपापचय भी नहीं हो पा रहा है और यह शर्करा यूरिन के साथ बाहर आती है। इस अनियमितता के कोई मधुमेह रोग कहते हैं। आगे आता है गांठिया, अर्थराइटिस। ये सबसे ज़्यादा चलन में आने वाला रोग है। इस रोग में शरीर के विभिन्न भागों के जोड़ों में दर्द रहता है। इस दर्द के कारण चलने फिरने में तकलीफ होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: रिमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट। आगे आता है एलर्जी। एलर्जी तो आप लोग जानते हैं दैनिक जीवन में, ये सब पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास इतने सारे रोग हो गए थे, है ना। 5 रोग है ना। 4 रोग हो गए एलर्जी, और एक और नॉर्मल रोग आता है जिसको हम लोग देते हैं तंत्रिका तंत्र से अंतर्गत होने वाले रोग। पहला आता है स्ट्रोक।
मस्तिष्क में रुधिर आपूर्ति पर्याप्त न हो पाने की स्थिति में मस्तिष्क का कोई विभाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। मस्तिष्क धमनी में थक्का जमने से यहाँ अवरोध उत्पन्न होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। मस्तिष्क में रुधिर आपूर्ति पर्याप्त न होने की स्थिति में, ठीक है, रुधिर अधिकतर आप लोग देखना कि कई बार रुधिर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती किसी अंग में तो झंझनाहट आती है, झिनझिनी बढ़ जाती है। उसी तरह मस्तिष्क में भी यह रोग हो सकता है, मतलब मस्तिष्क में पर्याप्त रूप से यदि खून नहीं पहुंच पाती तो ये स्ट्रोक नाम की स्ट्रोक आ सकती है। पक्षपात पैरालिसिस, तो शरीर के किसी भी अंग में जाने वाली तंत्रिका को प्रभावित हो जाने के कारण वहाँ अंग ठीक प्रकार समन्वय का कार्य नहीं कर पाता, अर्थात पूर्णतः कार्य करने में सक्षम होता है। पैरालिसिस मतलब सीधी बात है, लोकवा बोलते हैं ना, वही है। ठीक इसी प्रकार से आपका ये पहला पार्ट क्लियर हो गया। और इस पहला पार्ट में आपको एकदम बोरिंग लगेगा क्योंकि ये पहला पार्ट है, क्योंकि इसमें केवल रोग के बारे में ही बताया जा रहा है, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में चलते हैं, बहुत ही फ्रेश एवं उत्साहवर्धक पूर्ण चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।